सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, राइट, दैट इज नाउन। उसका आज हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो क्लासेस में हमने दो पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो मेनली सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो नाउन के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। और आज इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज नाउन वो हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा, राइट। तो हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर और कौन कौन सी बातें हैं जो पेंडिंग है अभी, राइट। तो आज रहेगा हमारा नाउन का पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड के अंदर कंफ्यूजिंग नाउन्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। राइट फ्रॉम बिगिनिंग से हमने पढ़ा है कि जैसे बॉय होता है तो उसका प्लूरल बॉयज होता है, गर्ल है तो उसका प्लूरल गर्ल्स होता है। गर्ल गर्ल के साथ हम इज लिखेंगे, गर्ल्स के साथ हम आर लिखेंगे। लेकिन थोड़ा ये ग्रेजुएशन लेवल की बातें होती हैं। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे ही मोस्टली फाइट करता है बच्चा। प्लस टू लेवल पे भी होते हैं बट ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़े एग्जाम्स ज्यादा होते हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़े बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा एक वर्ड होता है वुड, राइट। सो वन इज वुड और इसका प्लूरल जब हम करते हैं वुड्स, तो वुड का मीनिंग तो मटेरियल होता है। वुड इज टू लकड़ी, मटेरियल जिसको बोलते हैं। बट जब हम वुड्स करते हैं तो वुड्स का मीनिंग क्या हो जाता है? बेसिकली फॉरेस्ट, जंगल, राइट। फिर एक गुड होता है, गुड सभी जानते हैं, क्वालिटी को बोलते हैं। और गुड्स क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कमोडिटीज, जो चीजें होती है, जो सामान हम बाजार से खरीदते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। और जो हमारे घर का सामान होता है, जैसे हमारे घर में टीवी है, एसी है, फ्रिज है, एलईडी है, तो वो बेसिकली उसको बिलोंगिंग्स बोलते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड बिलोंगिंग्स। हमारा पर्सनल जो सामान होता है उसके लिए बिलोंगिंग्स वर्ड यूज करते हैं। और जो गुड्स होता है वो जो मार्केट से हम सामान खरीदते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, राइट। उसी तरह फिर स्टूडेंट्स एक कस्टम होता है, कस्टम्स होता है। तो ये कंफ्यूजिंग नाउन बोलते हैं इनको, इनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं बेसिकली। और इनके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन भी, सवाल भी पूछता है, राइट। जैसे कस्टम का मीनिंग क्या होता है? कस्टम का मीनिंग स्टूडेंट्स रिचुअल भी होता है, रिवाज को भी बोल देते हैं। और कस्टम का सेकंड मीनिंग टैक्स भी होता है। जैसे नीचे एग्जांपल भी गिवन है, तीन एग्जांपल से आप इनके कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो, इनके मीनिंग्स के। बोला द थीफ रैन इनटू द वुड्स। सो वुड्स का मीनिंग यहाँ पे फॉरेस्ट बन रहा है कि चोर जंगल की तरफ भाग गया। और सेकंड में बोला कस्टम ड्यूटीज अप्लाइड ऑन फॉरेन गुड्स। तो सेकंड सेंटेंस में मैंने कस्टम वर्ड को भी यूज कर दिया, राइट, और मैंने गुड्स को भी यूज कर दिया है। तो मतलब एक ही स्टेटमेंट में हमने दो वर्ड्स कंफ्यूजिंग नाउन का यूज किया है। और थर्ड आप बोलते हो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो वुड की बात करें तो मीन्स हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे फिर ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में हमें लकड़ी मीनिंग देता है, मटेरियल मीनिंग देता है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। कस्टम का मीनिंग तो दो बताया मैंने आपको, टैक्स भी होता है और रिचुअल भी होता है। लेकिन कस्टम्स जब इसका प्लूरल हम करते हैं तो वहां पे इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ आपका फिर रिचुअल्स ही होता है, वहां पे इसका मीनिंग टैक्स से रिलेटेड नहीं होता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट। एक वर्ड कंटेंट होता है और दूसरा वर्ड हमारे सामने कंटेंट्स है, मतलब सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। अब इनके मीनिंग्स में डिफरेंस है स्टूडेंट। कंटेंट की बात अगर हम करें, कंटेंट वर्ड हमें क्या मीनिंग देता है बेटा? कंटेंट का मीनिंग होता है बेसिकली सेटिस्फेक्शन, पीस को बोलते हैं। कंटेंडेड, कंटेंडेड वर्ड भी इसी से बनता है, वर्ब फॉर्म होती है। कंटेंडेड इज अ वर्ब, राइट। सो कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोष परम सुखम। जो इंसान शांति में रहता है वो सुख में रहता है, ये कहावत है बेसिकली। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। लेकिन जब हम कंटेंट्स बोलते हैं तो कंटेंट्स का मीनिंग होता है बेसिकली इंग्रेडिएंट्स, पार्ट्स को बोलते हैं। कंटेंट्स मतलब जैसे आप जो कोई आप बुक पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में कंटेंट्स होता है, इंडेक्स होता है, चैप्टर्स की लिस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट्स। और फिर हमारा नेक्स्ट जो पेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में इसका एरर एक दो बार पूछा जा चुका है, वर्ड और वर्ड्स के डिफरेंस पे। अब इन जनरल अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर वर्ड एक शब्द होता है, वर्ड्स बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे एक बॉय होता है, फिर बॉयज में बहुत सारे लड़के हो गए, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्ड होता है ना, इसके तीन अलग से मीनिंग भी होते हैं, राइट। ये तीन अलग मीनिंग और भी देता है सिंगुलर फॉर्म में, राइट। जैसे मैंने बोला है, थर्ड एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, बोला ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। तो ये कहावत है, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड होता है, वर्ड्स कभी नहीं होता। इडियम भी है मैन ऑफ वर्ड, फिर मैन इडियम्स बनते हैं, ठीक है। मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ आयरन, आयरन और आयरन्स का भी डिफरेंस होता है। सो आयरन मैन भी बोल देते हैं, ही इज अ मैन ऑफ आयरन, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। सो जब मैं ऐसे बोलता हूँ ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, सो इट मींस ही इज अ मैन ऑफ प्रॉमिस। यहाँ पे इसका मतलब प्रॉमिस है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो लिख रहा है, बोल रहा है राइट दीज वर्ड्स ऑन योर नोटबुक, राइट। तो यहाँ पे शब्दों के लिए बोला जा रहा है कि इन शब्दों को अपने नोटबुक पे उतारो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, एग्जामिनर यहाँ पे पेपर जो सेटर होते हैं, लगना होगा वर्ड, दे देगा वर्ड्स। आपको एरर दे सकता है, बोलेगा ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। एक बार एक क्वेश्चन आया था, बोला यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ।
तो वहां पे वर्ड्स की जगह क्या आना है बेटा, वर्ड आएगा, बिकॉज आप ये बोल रहे हो किसी को कि आप अपने वादे के पक्के होने चाहिए अगर आपको लाइफ में सक्सेस लेनी है। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड होना चाहिए इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो ऐसे ही एरर आते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डाला है एरर की फॉर्म में, ये क्वेश्चन आया हुआ पहले पेपर में, बोला आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स, आगे बोला इज फॉर सेल, राइट। अब बच्चा तो यहाँ पे जनरल सोचेगा, स्टूडेंट सोचेगा कि नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट, क्योंकि यहाँ इट्स लग रहा है तो हमें लग रहा है कि इट्स कंटेंट हो जाएगा, तो बच्चा हो सकता है यहाँ पे सी पार्ट आप करके आ जाओ एग्जाम में, क्योंकि सेंस बन रही है प्रॉपर। आप बोलोगे आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट इज फॉर सेल, इट मेक्स प्रॉपर सेंस। बट अगर आप यहाँ पे एरर सी पार्ट में कंटेंट करके आओगे तो आप देख सकते हो कंटेंट का मीनिंग तो मैंने बताया पीस होता है, कंटेंट का मतलब तो सेटिस्फेक्शन होता है, राइट। शांति को कंटेंटमेंट बोलते हैं, राइट। हम यहाँ पे कंटेंट कंटेंट करके जो है इसका क्या यहाँ पे पीस वाली बात चल रही है, क्या स्टेटमेंट में पीस का कॉन्टेक्स्ट गोइंग ऑन है? तो आंसर इज नो, देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीस सेटिस्फेक्शन। हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, ये स्पीकर ये बोलना चाह रहा है कि मैं श्योर हूं कि ना तो घर और ना ही उसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं और ना ही जो उसके पार्ट्स हैं, तो मतलब कंटेंट्स तो यहाँ पे कंटेंट्स ही रहेगा। बिकॉज अगर आप इस नाउन को यहाँ पे चेंज करके आते हो एग्जाम में, सी पार्ट करके आते हो, तो आपका मीनिंग वाइज वो सेंटेंस इलॉजिकल हो जाएगा, बिकॉज हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ पीस ओवर हियर, राइट। सो दैट इज व्हाई एरर इज इन डी पार्ट, इंस्टेड ऑफ इज इट शुड बी, यहाँ पे आना चाहिए था बेटा आर आएगा। क्या आएगा? कंटेंट्स आर फॉर सेल। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में जो मैंने आपको ये करवाया, राइट। फिर नेक्स्ट बोला ही सेंट मी वर्ड। अब जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है उसमें भी एक बार ये पूछा गया था। अब ही सेंट मी वर्ड, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बन रहा है? वर्ड वर्ड हमें यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहा है स्टूडेंट्स? मैसेज। जब आप ऐसे बोलते हो कि उसने मुझे एक मैसेज भेजा, ये नाउन की डेप्थ है बेसिकली, तो आपको इन नाउन्स पे काम करना पड़ेगा कि वर्ड का मतलब सिर्फ शब्द नहीं होता, वर्ड का मतलब प्रॉमिस भी होता है, वर्ड का मीनिंग मैसेज भी होता है। और ये सवाल कैसे पूछा गया था एग्जाम में? तीन तरह से लिख के दिया था, बोला ही सेंट मी वर्ड होगा, ही सेंट मी अ वर्ड होगा, या ही हैड सेंट मी अ वर्ड होगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैसेज वाले मीनिंग में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ही सेंट मी अ वर्ड इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो वहां पे राइट सिचुएशन होनी थी ही सेंट मी वर्ड, मींस आप बोल रहे हो कि उसने मुझे एक मैसेज भेजा है, राइट। बट इसमें आर्टिकल ए नहीं लगता। लेकिन ये जो थर्ड वाला सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है, बोले यस्टरडे आई हैड अ वर्ड विद यू। सो इन जनरल टॉक वी ऑफन यूज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आप बोलते हो कि कल मेरी आपसे हल्की सी कन्वर्सेशन हुई थी, टॉक हुई थी, तो यहाँ पे वर्ड का मतलब टॉक बन रहा है, कन्वर्सेशन बन रहा है। सो इन जनरल पीपल मोस्टली स्पीक लाइक दिस, यस्टरडे आई हैड अ वर्ड विद यू। हियर वी हैव टू यूज आर्टिकल ए, बट आपको ध्यान रखना है कि मैसेज वाले मीनिंग में आर्टिकल ए नहीं लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है। सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंफ्यूजिंग पेयर का, कंफ्यूजिंग नाउन्स का। नेक्स्ट है हमारा पार्ट और अगला है पार्ट्स। अब इन जनरल तो हम सोचेंगे पार्ट इज व्हाट? पार्ट इज द पार्ट मींस पोर्शन, राइट। जैसे मैं बोलूंगा यू पीपल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई क्लास, ही इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फैमिली। सो पार्ट मतलब स्टूडेंट्स के बिना टीचर अधूरा है, राइट। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, टीचर किसको पढ़ाएगा अगर स्टूडेंट से नहीं होंगे? ठीक है, तो पार्ट, आप मेरी क्लास का एक अहम हिस्सा हो, ही इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, ही इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फैमिली, हम ऐसे बोलते हैं। सिंपली मीनिंग क्या बन रहा है इसका? पोर्शन। तो आप बोलोगे सर जब पार्ट्स हो जाएगा तो क्या फर्क हो जाएगा? तो पोर्शंस हो जाएंगे, बहुत सारे पोर्शंस हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, पार्ट्स का मतलब पोर्शंस ही होता है। लेकिन जब मैंने सेवंथ स्टेटमेंट में बोला ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, तो क्या यहाँ पे पार्ट्स वर्ड हमें पोर्शन में पोर्शंस मीनिंग दे रहा है? क्या हम यहाँ पे पोर्शंस की बात कर रहे हैं? नो, ये नाउन की डेप्थ है। पार्ट्स का एक अलग से मीनिंग भी होता है बेटा, ध्यान रखना। एबिलिटीज को भी बोलते हैं, क्वालिटीज को भी पार्ट्स ही बोलते हैं। पार्ट्स का नाउन की डेप्थ के अकॉर्डिंग मीनिंग जाता है एबिलिटीज, qualities. So when we speak like this, he is a man of parts. So means we are saying he is a man of abilities. He is a man of many parts. Means he is a man of many qualities. एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट एयर और एयर्स का डिफरेंस है। आप बोलोगे सर एयर और एयर्स में क्या फर्क होता है? तो एयर का मीनिंग तो होता है बेटा एटमॉस्फेयर, हवा को बोलते हैं, राइट। जैसे एयर, फ्रेश एयर इज नेसेसरी, राइट। फ्रेश एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, मतलब जो ताजी हवा होती है, जो हवाएं चलती हैं, एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं हम इंग्लिश टू इंग्लिश। लेकिन एयर्स का मीनिंग क्या होता है? अब एयर्स का मीनिंग होता है बेसिकली शोई अफेक्टेड मैनर्स।
इसका लिटरल मीनिंग है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कॉपी पे। एयर्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स शोई अफेक्टेड मैनर्स। मैनर्स को बोला जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल डाला चेंज योर एयर्स, तो एयर्स मीन्स जब आप किसी को ऐसे बोलते हैं, कहावत है ये, ठीक है, जैसे टीचर बच्चों को बोलते हैं कि चेंज योर एयर्स, सो इट मीन्स अल्टीमेटली मीन्स व्हाट, चेंज योर मैनर्स की बात कर रहा है कि अपने एटिकेट्स बदलो, अपने तौर तरीके बदलिए, तो वहां पे हम चेंज योर एयर्स की कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, very important question number 9 बोला the dinosaurs couldn't accustom themselves to the prevailing weather and eventually got extinct। जो डायनासोर्स थे, accustom is what, accustom का मीनिंग होता है in the habit of, किसी चीज के used to होना, आदि होना। बोले जो डायनासोर्स थे वो खुद को ढाल नहीं पाए, खुद को ढाल नहीं पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग, और इवेंचुअली होता है एट लास्ट वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मीनिंग होता है बेटा विलुप्त हो जाना, डिसअपियर हो जाना, राइट। तो ये सेंटेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो डायनासोर जो वेदर के अकॉर्डिंग जो है खुद को ढाल नहीं पाया और विलुप्त हो गए, गायब हो गए। ये डिफरेंस है आपका क्लाइमेट का और वेदर का। मैंने हर चीज को जस्टिफाई किया है, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ेंगे नहीं नाउन चैप्टर के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर यहाँ पे बच्चे का नॉलेज चेक करता है डीप। जैसे वर्ड और पार्ट्स का मैंने आपको बताया नाउन के अकॉर्डिंग डेप्थ में उसका मीनिंग क्या बनता है। अब क्लाइमेट मीन्स व्हाट, बोला विच एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और वेदर का मीनिंग क्या बता रहा है बेटा, वेदर होता है टेम्पोररी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो चीज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, जैसे मॉर्निंग में हवा चल पड़ी, थोड़ी देर के बाद धूप लग गई, इवनिंग में फिर बारिश पड़ गई, वो वेदर होता है, राइट। और क्लाइमेट होता है जो लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब जो डायनासोर्स थे वो वेदर के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाए या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाए, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्लाइमेट को रिप्लेस, सॉरी वेदर को रिप्लेस करना था हमें यहाँ पे क्लाइमेट के साथ। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो लंबे टाइम तक जो चीज रहती है, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो चीज रहती है, हमेशा ह्यूमन बींग्स को भी, एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी वो ही चीज अफेक्ट करती है। अब सपोज एक वीक तक बारिश ही होती रहेगी, कंटिन्यूसली बारिश होती रहेगी, तो हम सारे अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, हमारी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाएगी, हमें घरों के अंदर रहना पड़ेगा, फेडअप हो जाएंगे, हम उब जाएंगे, राइट। तो वेदर कभी अफेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे इसीलिए आंसर बनना था बी, इंस्टेड ऑफ वेदर वी हैव टू पुट ओवर हियर क्लाइमेट। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि जो चीज लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स, वो ही हमेशा प्रभावित करती है ह्यूमन बींग्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को। सो वेदर की जगह पे वहां पे आना था बेसिकली क्लाइमेट। कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आई शेल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ योर्स, राइट। अब ये वो वाली बातें हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम स्पोकन इंग्लिश में अक्सर हम गलत बोलते हैं, राइट। हम कभी ध्यान नहीं देते, ठीक है। फ्लो में बहुत लोग, अगर ग्रामर के आधार पे हम देखें तो 90% लोग जो है इंग्लिश को गलत बोलते हैं। बट ये भी एक फैक्ट है कि वेन एवर वी स्पीक, जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं, सो वी डोंट अप्लाई ग्रामेटिकल रूल्स। अब ऐसा तो नहीं कि ग्रामर के रूल्स को याद करके आप इंग्लिश को बोलोगे, सो दैट इज इनफॉर्मल टॉक बेसिकली। वहां पे कई ऐसी बातें हैं जो हम बोलते हैं और चलता है, बट रिटन इंग्लिश में नहीं चलेगा, जहां यहाँ पे आपको ये फंडे जो है आपको हिट करके आने पड़ेंगे, ये एरर्स आपको मार्क करके आने पड़ेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मार्क्स आपको तभी मिलेंगे। अब ये जो 10th स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं बोलने में हमें बिल्कुल सही लग रहा है वाक्य, आई शेल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ योर्स, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, सही तो चल रहा है ये, ठीक है भाई, सेंस बन रही है, आई शेल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ योर्स। बट यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है नाउन का, वो आपको ध्यान रखना। एक मैरिज वर्ड होता है स्टूडेंट और एक वेडिंग वर्ड होता है। ये मैरिज और वेडिंग का डिफरेंस है। जैसे 11th क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हिज डैश लास्टेड फॉर 2 years ओनली। तो इस स्टेटमेंट में जो ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे, आप हमारे सामने दो ऑप्शन गिवन है, मैरिज आएगा, वेडिंग आएगा। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पे हम कभी भी वेडिंग तो नहीं भरेंगे, सभी बच्चों का इतना तो लेवल है, सारे बच्चे यहाँ पे आंसर भर के आएंगे मैरिज। हम ये बोलना चाह रहे हैं, सो मैरिज का लिटरल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मैरिज। तो क्या हम ये समझते हैं कि मैरिज का मतलब शादी होता है, ठीक है, जिसको हम विवाह बोलते हैं, शादी बोलते हैं, तो क्या एक्चुअली वो मीनिंग होता है इसका। सो यहाँ पे क्या मैरिज हमें शादी का मीनिंग दे रहा है कि हिज मैरिज लास्टेड फॉर 2 years ओनली, कि उसकी जो शादी थी वो केवल 2 साल तक चली। तो वी नो वेरी वेल कि 2 साल तक किसी की शादी नहीं चलती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर मैरिज ही है, बट मैरिज इज द नेम ऑफ अ रिलेशन। एक्चुअली लिटरल मीनिंग आप मैरिज का देखोगे तो उसका मीनिंग है रिलेशनशिप का नाम होता है मैरिज, इट इज द नेम ऑफ अ रिलेशन।
तो जब हमने यहाँ पे मैरिज पुट किया तो इसका मीनिंग बन रहा है कि उसकी जो शादी थी, उसका जो रिलेशन था वो केवल 2 साल तक ही चला, मतलब उसका और उसकी वाइफ की 2 साल तक ही आपस में बनी निभी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैरिज का क्या मीनिंग जा रहा है, लिटरल, बेसिकली इट इज द नेम ऑफ अ रिलेशन। तो इस सेंटेंस में अब यहाँ पे ए बी हमारा बनेगा स्टूडेंट सी, यहाँ पे मैरिज नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे होना चाहिए वेडिंग। वेडिंग वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, बिकॉज वेडिंग वो वेन्यू होता है, वो जहां पे इवेंट होना होता है, राइट। यहाँ पे वेडिंग, इस सेंटेंस में तो मैरिज ही आंसर होगा, ए होगा, लेकिन यहाँ पे एरर बनना था वेडिंग का, मैरिज की जगह पे वेडिंग आएगा। अब कई बार लोग बोलते हैं एनिवर्सरी आती है तो लोग वहां पे स्टेटस लगा देते हैं मैरिज एनिवर्सरी, राइट, लेकिन एक्चुअली मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता है, बिल्कुल 100% रिटर्न कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है, हमेशा वेडिंग एनिवर्सरी बोलते हैं, मैरिज एनिवर्सरी नहीं बोलते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। मैरिज और वेडिंग का मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज द नेम ऑफ रिलेशन, मीनिंग भी आपको यहाँ पे गिवन है, राइट। और वेडिंग का मतलब होता है इट इज द नेम ऑफ वेन्यू, मतलब जहां पे इवेंट होना होता है, कोई फंक्शन होना होता है, उस वेन्यू को हम वेडिंग बोलते हैं, राइट। और नेक्स्ट एक मैनर वर्ड होता है स्टूडेंट्स, और एक फिर मैनर्स का डिफरेंस होता है, कंफ्यूजिंग नाउन का ही कॉन्सेप्ट है ये। मैनर और मैनर्स में क्या फर्क होता है बेटा, बोल रहा है सेंटेंस ये पेपर में पूछा जा चुका है, बोला ही हैज नो गुड मैनर, तो ये सेंटेंस मैंने आगे लिखा हुआ इनकरेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बट आपसे एरर पूछा जाए तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम बनेगी। अब मैनर का मतलब होता है बेसिकली मीडियम, मेथड, तरीका, राइट। मैनर इज व्हाट, मैनर इज टू तरीका, वे को बोलते हैं। जैसे मैं बताऊं ही वॉक्स इन अ लेजी मैनर, तो वहां पे फिर मैनर आएगा, मैनर्स नहीं आएगा। लेकिन इस सेंटेंस में बेसिकली क्या होना था, ये मैंने हर चीज क्लियर की हुई है, मैनर इज टू मेथड। एग्जाम्पल हो रहा है ही वॉक्स इन अ लेजी मैनर, 13 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। और मैनर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स एटिकेट्स, और एटिकेट्स की स्पेलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना, इट्स ETIQUE सो एटिकेट्स इसका मतलब होता है मैनर्स का। तो जो मैंने ये सेंटेंस बोला है ये क्यों गलत था, क्योंकि वहां पे आना था बेसिकली, यहाँ पे लगना चाहिए था आपका मैनर्स, क्योंकि हम यहाँ पे एटिकेट्स की बात कर रहे हैं कि उसके जो संस्कार हैं वो अच्छे नहीं है, राइट। यहाँ पे एक तरीके की बात नहीं हो रही है, वे की बात नहीं कर रहे हैं। और नीचे बोला है 14 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, हिज मैनर्स आर नॉट गुड, मतलब उसके जो संस्कार हैं वो अच्छे नहीं है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बना के एग्जामिनर आपको उलझाने की कोशिश करता है, बट आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नॉलेज अपना एनहेंस करना पड़ेगा। अगर आपका साउंड बैकग्राउंड नॉलेज है, इफ यू गाइज हैव साउंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर, सो आप लोग इजिली इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो एग्जामिनेशन में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हो गया, कंफ्यूजिंग नाउन कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोला मेडिटेशन इज ब्लैंक वे टू काम आवर नर्व्स। मेडिटेशन जो है डैश वे है हमारी नर्व सिस्टम को शांत करने का। आपको पता है मेडिटेशन ध्यान करने से क्या होता है कि हमारा जो मेमोरी है वो भी शार्प होती है, और कहीं ना कहीं जो है हमारी नर्व सिस्टम भी काम होता है। तो यहाँ पे अगर हमें आंसर भरना हो तो क्या भरेंगे, ए ऑप्शन बुरा अ बेस्ट आएगा, बी ऑप्शन बुरा द बेस्ट आएगा, सी ऑप्शन बुरा वन ऑफ द बेस्ट आएगा, और डी ऑप्शन बुरा बोथ ए एंड बी, राइट। तो पहली बात, अगर आपको डिग्रीज का अच्छा नॉलेज है, गुड बेटर बेस्ट 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, और बेस्ट होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले कभी भी आर्टिकल ए तो आता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कट गई ऑप्शन, ये तो नहीं आएगा, राइट। अब हम बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है बी और सी ऑप्शन में, कि क्या मैं यहाँ पे बी भर के आऊं या मैं यहाँ पे सी करके आऊं। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बी करके आएंगे, हाफ स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो सी करके आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट आएगा या द बेस्ट आएगा, तो देखो यहाँ पे ये इसका ध्यान रखना है, ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली, वे। वे मतलब नाउन हमें यहाँ सिंगुलर दे रहा है, तो मतलब मेडिटेशन ही सबसे अच्छा मेथड हुआ, तो आंसर इस स्टेटमेंट के आधार पे बी है, राइट। इस सेंटेंस के आधार पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बनेगा, मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू काम आवर नर्व्स, बिकॉज वे यहाँ पे तरीका एक ही बता रहा है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में यहाँ पे दिया होता आपको वेज, अगर वेज लिख दूं मैं, राइट, तो फिर वेज मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे तरीके। तो होता यह है कि वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको नाउन का, ठीक है। और ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखा हुआ है, सब कुछ क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो वेज अगर यहां पे होता तो ऑप्शन बनता हमारा सी। अगर यहां पे मैं नाउन को प्लूरल कर दूं, सो आउट ऑफ मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों में से फिर मेडिटेशन एक सबसे अच्छा मेथड बनेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में वे दे रहा है, नाउन को सिंगुलर फॉर्म में दे रहा है, तो इस क्वेश्चन के आधार पे वे के आधार पे आंसर बी होगा, वेज के आधार पे आंसर सी होगा। कॉन्सेप्ट ये है आपके सामने।
इसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन हिट होते हैं, ध्यान ध्यान रखना। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कोर्स स्टार्ट होने से पहले कि बेसिकली जो ग्रामर के चैप्टर्स होते हैं इनके ऊपर 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलर का कॉन्सेप्ट बना सकता है, फिलर का क्वेश्चन बना सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन ब्लैंक्स का बना दिया एग्जामिनर ने, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 16 क्वेश्चन आपको एरर की फॉर्म में दे दिया ये कॉन्सेप्ट। तो ब्लैंक्स का क्वेश्चन बन सकता है, फिलअप्स के ऊपर सवाल जानना, आपकी नॉलेज को चेक कर सकता है एग्जामिनर, स्पॉटिंग एरर का सेंटेंस की फॉर्म में आपका कॉन्सेप्ट जान सकता है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बना सकता है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो टाइप्स बनती है क्वेश्चन की, तो 3 तरह के सवाल बना सकता है एग्जामिनर। तो बोल रहा है वन ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान रखना बेटा, हमेशा ही नाउन प्लूरल लिखा जाता है और वर्ब हमेशा उसके साथ सिंगुलर। वन ऑफ के साथ 2 फंडे जुड़े होते हैं, ठीक है, नाउन ऑलवेज गोज प्लूरल एंड हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज गोज सिंगुलर। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, बोल रहा है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। अब आप इतनी बात तो समझ रहे हैं कि वन ऑफ की बात कर रहा है, वन ऑफ की बात कर रहा है तो मतलब एक की बात कर रहा है। अरे एक की बात करेगा तो एक में से एक तो बात नहीं करेगा, वो तो मेनी में से करेगा ना। वन ऑफ मतलब आउट ऑफ मेनी किसी एक की बात करेगा। जैसे नॉर्मली हम बोल देते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता बेटा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलना पड़ेगा आपको, वन ऑफ माई टीचर्स बोलना पड़ेगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ मेनी टीचर्स, किसी एक की बात कर रहे हो। तो बोला वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट। अब यहाँ पे ये बी पार्ट हमारा गलत बनेगा, इंस्टेड ऑफ हैबिट इट शुड बी हैबिट्स आना चाहिए। आउट ऑफ मेनी हैबिट्स बोल रहा है, जो उसकी एक आदत है टोबैको लेने की, ठीक है, वो वाइडली स्प्रेड हो रही है। सो आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन बोलते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का जो हमारा अगला एट्रीब्यूट है, कंफ्यूजिंग नाउन्स हमने पढ़ लिए, वन ऑफ कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पोजेसिव केस से रिलेटेड, एपोस्ट्रोफी एस के यूजेस को सीखना है, सारी एक्सेप्शंस करेंगे इस क्लास में। बोला पोजेसिव, आपको लास्ट सेशन में भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया था मैंने कि पोजेसिव का दूसरा नाम बेटा जेनेटिव केस भी होता है, राइट। नॉमिनेटिव केस आपको करवा दिया था, वोकेटिव केस आपको बता दिया था क्या होता है, ठीक है। फिर नाउन इन अपोजिटिव केस आपको बता दिया था, और पोजेसिव और जेनेटिव का मतलब होता है हक जताना, पोजेशन, ऑनरशिप, कब्जा, अधिकार। जैसे कई लैंड्स होती हैं, झगड़े वाली जमीनें होती हैं, तो फिर पुलिस केस होता है, तो फिर पुलिस आके पोजेशन दिलाती है। आप कोई फ्लैट खरीदते हो तो वहां पे कई बार कंडीशन होती है कि आपको पोजेशन आफ्टर 1 ईयर मिलेगा, राइट। तो बोल रहा है जनरल रूल ये है बेटा कि लिविंग बीइंग की जब बात होती है तो हम इस चीज को यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफियस को। जनरल रूल है, ध्यान रखना, अभी इसके बाद एक्सेप्शन के बाद स्टार्ट होंगी। तो इन जनरल रूल ये बोलता है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लिविंग बीइंग, तो देयर वी हैव टू यूज एपोस्ट्रोफियस। जैसे जब आप किसी चीज लिविंग पोजेशन शो करना हो तो वहां पे एपोस्ट्रोफियस को लगाते हैं। जैसे बोला दिस इज राहुल्स बुक, और जब भी आप एपोस्ट्रोफियस को लगाओगे आपको आगे नाउन का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस नाउन के ऊपर आप पोजेशन को दिखाते हो। और इस एपोस्ट्रोफियस का बेसिकली मीनिंग होता है हिंदी में का, के, की। तो आप ये बोले कि राहुल की किताब है, राइट। और जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो वहां पे कभी भी एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाते, वहां पे बोल रहा है यूज करिए ऑफ का, राइट। बट ये जैसे बोल रहा है, अगर पेपर में आ जाए द टेबल्स लेग्स, आपको दिया हो द टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, तो यू नो वेरी वेल टेबल इज नॉन लिविंग, तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफियस तो नहीं लगाएंगे, तो हम वहां क्या करेंगे, द लेग्स ऑफ टेबल आर ब्रोकन। अब ये तो रही जनरल बात, ये इन जनरल रूल है, इसको आपने इन जनरल वे से ही अपने माइंड में रखना है, राइट। लेकिन आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस अभी हम करेंगे डिस्कस, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, कि जहां पे नॉन लिविंग में भी आप इसको एपोस्ट्रोफियस को लगा सकते हो। अब वो कौन सी सिचुएशंस है उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कुछ ऐसे टाइम डिनोटिंग नाउन्स होते हैं, जो समय को बताने वाली संज्ञाएं होती है, नाउन्स होते हैं, वहां पे आप एपोस्ट्रोफियस को देखो, ऊपर हेडिंग दिया हुआ यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मतलब जो कॉमा डाल के हम ऐसे लगा रहे, तो बोल रहा है टाइम डिनोटिंग नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफियस बिल्कुल करेक्ट होता है ये सारी सिचुएशंस के साथ। अ मोमेंट्स डिले, अ वीक्स लीव, अ मंथ्स वेकेशन, या अ मंथ्स एब्सेंस। तो ऐसा नहीं आपको स्टेटमेंट रीड कर रहे हो, आपने देखा मोमेंट्स डिले आ गया और आपने सिर्फ इन जनरल रूल आपको पता है कि यार नॉन लिविंग है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस गलत है। तो आपको इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे नॉन लिविंग सिचुएशन में भी आप एपोस्ट्रोफियस को लगा सकते हो, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा टाइम डिनोटिंग नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं, और ये सारी सिचुएशन सही है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, व्हेन नॉन लिविंग थिंग इज प्रेजेंटेड एज लिविंग, ठीक है। अब फिगर ऑफ स्पीच जो एक टीचिंग वाले जो एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे एक जैसे ये तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, राइट। एक फिर फिगर ऑफ स्पीच भी होती है जिसको अलंकार बोलते हैं, राइट। वहां पे इसी चीज को पर्सोनिफिकेशन किससे नाम के नाम से जाना जाता है। तो बड़े जब कोई नॉन लिविंग जो थिंग होती है उसको आप लिविंग बीइंग बना के शो करते हो, जैसे 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, फॉर्चून्स फेवरेट, सही है,
दैट्स आई सी हैंड, राइट। तो है तो फॉर्चून बेसिकली आपका क्या नॉन लिविंग है, लेकिन उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग नॉन लिविंग एज ए लिविंग बींग, जब आप उसको प्रेजेंट करते हो, ठीक है, एज ए लिविंग बींग बना के, तो वहां पे भी एपोस्ट्रोफी को लगा सकते हो। थर्ड पॉइंट बोल रहे विद मैन काइंड एंड एनिमल्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी को लगाया जाता है, जैसे मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन, राम्स वाइफ, राम की वाइफ, ठीक है, डॉग्स केनल, काउज टेल। अब ये आ गया आपके दो एनिमल वाले एग्जांपल, और पहले दो है हमारे ह्यूमन बींग्स वाले। तो मैनकाइंड को रेफर करने के लिए आप वहां पे लगा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, ये कोई गलती नहीं है इसमें, आपको एक्सेप्शन ये पता होनी चाहिए। कम टू द फोर्थ पॉइंट, बोलो विद वेट डिनोटिंग नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं स्टूडेंट जो भार को बताते हैं। वेट यहाँ पे वजन वाले वेट की बात कर रहा है, ठीक है, इंतजार वाले वेट की बात नहीं हो रही है। जैसे ये क्वेश्चन भी आया हुआ पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल मैंने उठाया यहाँ पे, बोला अ टन्स वेट, बिल्कुल करेक्ट है। अ ग्राम्स वेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये सेंटेंस सपोज पेपर में आ गया, अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, राइट। तो अगर आप सोचोगे कि सर ये तो गलत है क्योंकि ये तो नॉन लिविंग आ गया, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन पता होनी चाहिए कि यार वेट, भार को जो बताने वाले जो नाउन्स होते हैं वहां पे एपोस्ट्रोफियस को लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में, राइट आंसर है इसका जी ई, नो एरर बनेगा। अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कम टू द पॉइंट नंबर 5 विद स्पेस डिनोटिंग नाउन्स। इसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ पहले। स्पेस मतलब दूरी, जैसे आप इस इडियम को जानते होंगे, सुना होगा आपने, एट आर्म्स लेंथ। और एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बना के रखना, कीप अवे होता है इस इडियम का मीनिंग। एट आर्म्स लेंथ होता है जब हम किसी से दूर रहने की बात करते हैं, तो मतलब स्पेस बना के रखना दूरी की बात होती है जब, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, भाई उस बंदे से आप थोड़ा दूर रहा करो। लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। लेस्ट का पेयर हमेशा शुड होता है, लेस्ट का जो कंजंक्शन होता है वो शुड लगता है। लेस्ट एक मॉडल का काम भी करती है, राइट। और लेस्ट जो है, लेस्ट के साथ, सॉरी, शुड एक मॉडल का काम करती है, और लेस्ट का जो जोड़ा होता है शुड मॉडल लेता है लेस्ट अपने साथ। लेस्ट एक वार्निंग को बताता है, हमेशा याद रखना, लिस्ट नहीं है बेटा, लेस्ट है ये, और इसका जोड़ा होता है शुड। ये आगे जाके हमारे जो चैप्टर आएंगे कंजंक्शन और मॉडल में भी मैं ये चीज आपको क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पे हल्का सा रेफरेंस दे रहा हूं आपको। तो एट नीडल्स, एट आर्म्स लेंथ आप ऐसे बोल रहे हो। अब ये सारी सिचुएशंस रही है। नीडल्स पॉइंट, नीडल आपको पता है सुई होती है, मतलब कई बार हम बोलते हैं कि यार मैं बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से रह गया बस, राइट। तो वहां पे हम इसको यूज कर लेते हैं नीडल्स पॉइंट। अ बोट्स लेंथ, अब इसको आप ऐसे थोड़ी बोलोगे लेंथ ऑफ अ बोट, गलत नहीं हो जाएगा। अरेजर्स एज, बिल्कुल सही है। एट आर्म्स लेंथ, राइट। तो ये आपको दूरी वाले ध्यान रखना, इसमें बोट्स लेंथ वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट, सिक्स्थ बोला विद सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, कुछ ऐसी प्राकृतिक बातें होती हैं जहां पे हम जो है लिख देते हैं, अपोस्ट्रोफियस वहां पे करेक्ट होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ प्राकृतिक चीजें होती है, जैसे अर्थ सरफेस, द अर्थ ग्रेविटी, राइट, जो पहला बोल रहा है, द अर्थ एरिया, द अर्थ क्रिएचर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट है। फिर आप बोलते हो सूर्य की किरणें, सूर्य का गुस्सा, द सन्स रेज, द सन्स wrath, या वी कैन से फ्यूरी, FURY, फ्यूरी इज ऑल्सो गुस्सा, फरी, राइट, ये भी करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स, हम हैं ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम अपने लेवल पे पूरा 100% एफर्ट लगाते हैं, राइट। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम एफर्ट ही लगाते हैं, एफर्ट हम पूरा लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट हमें उस वे से नहीं मिल पाते, ठीक है। जितनी आपने एनर्जी लगाई थी, एफर्ट लगाया था, उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला, ठीक है, या हम असफल हो जाते हैं। तो हमारे मुंह से ना नेचुरली एक चीज निकलती है कि जैसी भगवान की मर्जी। भाई हमने तो एज ए ह्यूमन भी हमने पूरा एफर्ट लगाया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी, तो उसको बोलते हैं हेवंस विल, नेचुरली निकलता है मुंह से। द हर्ट्स कंटेंट, दिल की शांति, तो ये सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इनके साथ एपोस्ट्रोफियस को लिखना गलत नहीं होता है, ठीक है। तो जनरल जो रूल है वो अपनी जगह सही है, बट उसके अलावा आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। एग्जामिनर हमेशा हर चैप्टर में कुछ नया जानने की कोशिश करता है, ठीक है। जो आप जानते हो वो थोड़ी पूछेगा, ठीक है, जो कुछ नया है चैप्टर के अंदर वही तो पूछेगा। और मैं अपनी टीचिंग के अंदर यही कोशिश करता हूं कि मैं आपको कितनी नई चीजें बताऊं, मतलब ठीक है, मतलब जो आप जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि आपको इसमें से कई चीजें ऐसी लगेंगी यार कि ये तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है, तो हमें वो जानना है। और एग्जामिनर भी यही करता है। अब कोई बंदा बोलता है कि मेरे को 6 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है, राइट, 6 ईयर का, मेरे को 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन उस 10 साल के अंदर उस टीचर ने अपनी टीचिंग में कितने फेरबदल किए हैं, असली एक्सपीरियंस वो है। अब ये तो है नहीं कि मैं सेम चीजों को रिपीट करूंगा,
ठीक है, यही घुमाता रहूंगा आपको। अगर मैं जब ऑफलाइन भी लेक्चर लेता हूं तो उसमें भी बेसिकली मेरी हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा ही। ठीक है कि यार पिछली बार पढ़ा था नाउन तो कुछ और सर ने बताया था, अगली क्लास में कुछ और बता रहे हैं। तो वो है एक्सपीरियंस असली। ठीक है कि एक टीचर अपनी टीचिंग में कितने फेरबदल लेके आता है, कितनी नई चीजों को ऐड ऑन करता है चलता है ना। लर्निंग स्टेज में हमें हमेशा रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, 7th पॉइंट बोल रहा है व्हेन टू रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आता है जिसपे व्हेन टू रिपीटेड नाउन्स आर यूज, जब दो नाउन्स रिपीट होते हैं तो बोल रहा है आर यूज, देन वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफियस। तो वहां पे एपोस्ट्रोफियस को नहीं लगाना बेटा। जब दो नाउन्स रिपीट होते हैं तो वहां पे एपोस्ट्रोफियस को नहीं लगाया जाता। ये जनरल रूल से बिल्कुल हटके बात है। टू रिपीटेड नाउन्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, राइट। बोल रहा है राम्स वाइफ्स करियर, इनकरेक्ट लिखा है, गलत है, क्योंकि राम भी यहाँ पे एक नाउन है और वाइफ भी एक नाउन है। दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस को लिखा जा रहा है, जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। और इसको राइट फॉर्म में देखो कैसे लिखा गया, बोला करियर ऑफ राम्स वाइफ, ये सही होगा। तो आपको दो रिपीटेड नाउन्स का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि इस केस में एपोस्ट्रोफियस को नहीं लगाया जाता है। यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन योर माइंड, राइट। कम टू द 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में बोला विद सम स्पेशल सिचुएशंस, कुछ ऐसी स्पेशल सिचुएशंस भी होती हैं, खास कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पे आप लगा सकते हो, जैसे द शिप्स अराइवल या वी कैन से डिपार्चर, द ट्रेन्स अराइवल और वी कैन से डिपार्चर, द प्लेन्स अराइवल डिपार्चर, अ बोट्स क्रू अराइवल डिपार्चर। तो इन सब के साथ अराइवल और डिपार्चर के कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हो एपोस्ट्रोफियस, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। तो पॉइंट नंबर 9th, कंपाउंड नाउन्स का कॉन्सेप्ट विद कंपाउंड नाउन्स एंडिंग वर्ड, राइट। कंपाउंड आपको पता है बेटा, कंपाउंड होता है बेसिकली मिश्रण को बोलते हैं, मिक्सचर को बोलते हैं, और मिक्सचर कभी भी एक चीज का नहीं होता। कंपाउंड नाउन्स मतलब व्हेन वी कंबाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स, जब दो या दो से अधिक शब्दों का जो मिश्रण होता है, जैसे इस सेंटेंस में सन इन लॉज, ये कंपाउंड नाउन है, राइट। फिर आगे बोल रहा है दिस इज माई ब्रदर इन लॉज कार, राइट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स। तो ये बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड नाउन का काम कर रहे हैं, ब्रदर इन लॉज कार। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो एंडिंग वर्ड बोल रहा है, देख लो स्पेसिफाई कर रहा है, एंडिंग वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफियस को लगाना होता है, क्योंकि एपोस्ट्रोफियस जब हम लगाते हैं तो उसका मेन मतलब होता है कि आगे नाउन तो आएगा, क्योंकि उसी नाउन के ऊपर तो हम पोजेशन दिखाएंगे ना, अधिकार दिखाएंगे। बोला ये सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, मतलब उसके सन इन लॉज की अपॉइंटमेंट, राइट। दिस इज माय ब्रदर इन लॉज कार, तो आप इस कार के ऊपर अपने ब्रदर इन लॉज का रेफरेंस दे रहे हो, राइट। तो वैसे अगर पोजेशन ना शो करना हो तो प्राइमरी नाउन को प्लूरल करते हैं। अगर आपको सिंपली बोलना है ना ऐसे ब्रदर्स इन लॉ, आपको पोजेशन नहीं शो करना, ठीक है। तो ब्रदर्स, फिर ये जो स्टार्टिंग वाला नाउन है ब्रदर्स, इसको प्लूरल करोगे आप, क्योंकि आप यहाँ पे अधिकार नहीं दिखा रहे हो, आप यहाँ पे किसी भी तरह का पोजेशन शो नहीं कर रहे हो। तो सिंपल प्लूरल करना हो तो प्राइमरी नाउन को किया जाता है, लेकिन जब आपको पोजेशन शो करना हो कंपाउंड नाउन में, तो फिर आपको एंडिंग वाला जो वर्ड होता है उसमें एपोस्ट्रोफियस को लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 10th, with noun in apposition we use with noun in apposition we use apostrophes, राइट। तो राकेश माय फ्रेंड्स फादर। अब नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, जैसे मैंने बोला महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन डिड कमेंडेबल वर्क फॉर द नेशन। अब महात्मा गांधी और जो द फादर ऑफ नेशन है वो दोनों सेम पर्सन है, मतलब जिस नाउन के ऑपोजिशन में जब हम कुछ के उसके ऑपोजिट में उसी के रेफरेंस में कुछ लिखते हैं, जैसे बोला राकेश माय फ्रेंड्स फादर, तब जो राकेश है और मेरे फ्रेंड की जो फादर है वो तो सेम ही पर्सन हुआ ना, मतलब राकेश के ऑपोजिशन में हमने उसके रेफरेंस में कुछ लिख दिया, तो वहां पे भी लगाना पड़ता है एपोस्ट्रोफियस। राकेश माय फ्रेंड्स फादर, राइट। माय फ्रेंड राजीव फादर, अब माय फ्रेंड को हम पहले ले आए, मेरा जो दोस्त है और राजीव के जो फादर है वो सेम चीज है, राइट। सो माय फ्रेंड राजीव फादर। 11th पॉइंट पे आ जाते हैं, विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस वी यूज एपोस्ट्रोफियस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफियस को लगाया जाता है, और ये शॉर्टकट में आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस का डिटेल में इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोनाउन चैप्टर में, क्योंकि ये प्रोनाउन का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे एक हल्का सा रेफरेंस एपोस्ट्रोफियस के साथ जोड़ता है इस पार्ट का, तो यहाँ पे तो मैं उतना ही बताऊंगा। लेकिन जब हम टिपिकली इसके बाद जो हमारा चैप्टर आने वाला पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड चैप्टर प्रोनाउंस, उसके अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउंस के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, ये भी आपको प्रोनाउन में ही बताऊंगा। यहाँ पे हल्का सा आप याद रखें कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी,
एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन एक्सेट्रा। जितने भी वर्ड जो बडी पे एंड होते हैं, जो आपके वन पे एंड होते हैं, या जो थिंग पे भी एंड होते हैं, बस बेसिकली एपोस्ट्रोफी एस बडी और वन वाले शब्दों क्या लगता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हो रहा है, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। जब आपको पता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस को लगाया जाता है, तो आप इस सेंटेंस में नो एरर करके आओगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है, बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते कौन से हैं, उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस को लगाते हैं नहीं लगाते हैं, पता नहीं है, तो बेटा फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। थ्योरेटिकली अपनी चीज को एनहेंस करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज को, और फिर एग्जाम में उसको बार बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, तो उससे आपकी जो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आती चलेगी, राइट। तो बुरा एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है, बट 11th पॉइंट एग्जाम में कम पूछा जाता है, ज्यादा आने वाला पॉइंट ये है, राइट। लेकिन 12th पॉइंट बोल रहा है व्हेन एल्स इज यूज्ड। लेकिन जब आप एल्स यूज कर लेते हो, ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया मैंने, जब एल्स को यूज किया जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ, तो फिर बोल रहा है वी डोंट यूज apostrophe s with indefinite pronouns। जब else जुड़ जाता है somebody is else, अगर आप ऐसे बोलोगे फिर वो इनकरेक्ट है। जैसे बोल रहा है I don't think, एग्जांपल आप देख सकते हो, I don't think it is your house, it is somebody's else। तो इसका जो एरर बनेगा दैट वुड बी इज इन ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि somebody अगर अकेला होगा तो somebody's हो सकता है, nobody's हो सकता है, everybody's हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एल्स पुट कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, और नीचे वाले जो सेकंड सेंटेंस है स्टूडेंट ये सही है। अब इसको ऊपर वाले को सही करना होगा तो आप कैसे करोगे सही, इस एपोस्ट्रोफी एस को यहाँ से हटाओगे और एल्स के साथ आपको ये लगाना पड़ेगा। ये राइट बनेगा, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज somebody else's। else's मतलब एल्स में लगेगा, जैसे कि नीचे वाले में लिखा हुआ है आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी else's, राइट। सो एनीबडीज एल्स होगा तो गलत है। तो ये एक छोटे सा पॉइंट है यहाँ पे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ अपोस्ट्रोफी एस को हम लगाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जब एल्स लग के आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ, वहां पे इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस को नहीं लगाते हैं, बल्कि आपको एल्स के साथ लगाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 14, एंड आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है अपोस्ट्रोफी एस का। मतलब 14 पॉइंट है अलग से जो आपको जिनको ऊपर काम करना है। 14 टू 15 पॉइंट टोटल बनते हैं एक्सेप्शनल केसेस। बोलो विद रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर एंड वन अनदर, ये भी आपको डिटेल में हम प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट और रेसिप्रोकल का रेफरेंस वहां पे भी आएगा। मेनली ये प्रोनाउन के ही दोनों पार्ट है। रेसिप्रोकल का हल्का सा मीनिंग बता देता हूँ स्टूडेंट्स। रेसिप्रोकल वर्ड का मीनिंग होता है रेसिप्रोकेट, और रेसिप्रोकेट वर्ड से ही रेसिप्रोकल बनता है, और रेसिप्रोकेट का मीनिंग होता है एक्चुअली गिव एंड टेक। इसको बोलते हैं बेटा गिव एंड टेक। जैसे आपको रीजनिंग बड़ी अच्छी आती है, आप अपने फ्रेंड को रीजनिंग पढ़ा रहे हो, सामने वाले आपके फ्रेंड को क्वांट बड़ा अच्छा आता है, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो मतलब गिव एंड टेक हो रहा है। एक हाथ आप दे, जैसे बिजनेस में होता है एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, राइट। तो वो ही रेसिप्रोकल होता है, और इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ये जो ईच अदर होता है ये भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, और वन अनदर होता है ये भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। वन अदर कोई वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है, वन अदर कोई भी वर्ड नहीं होता। कई बार ऑप्शन में जानबूझ के वन अदर भी देता है। सो इट्स वन अनदर एंड ईच अदर। ईच अदर हमेशा ही दो के लिए यूज करते हैं, और वन अनदर हमेशा आप दो से ज्यादा के लिए, चार है पांच है, उसके लिए आप वन अनदर का यूज करोगे, राइट। देखो दो एग्जांपल्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर रहा है, बोला वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर्स आइडियाज। अब आप सोचोगे सर वी तो हम दो भी हो सकते हैं, वी तो मैं और आप में से कोई एक हो सकता है, मैं और आप मिलके हम हुए। लेकिन कभी भी वी को और दे को दो नहीं मानते, याद रखना। वी और दे आर ऑलवेज अज्यूम्ड मोर देन टू। ये अलग बात है कि स्पोकन इंग्लिश में लोग वी के साथ ईच अदर लगा देते हैं, वी शुड हेल्प ईच अदर, गलत है। वी को और दे को हमेशा आपको दो से ज्यादा की assumption लगानी है, तभी वी के साथ यहाँ पे क्या लिख रहा है स्टूडेंट्स, वन अनदर्स आइडियाज, राइट। आइडियाज यहाँ पे नाउन है, ओपिनियंस यहाँ पे नाउन है, उसके ऊपर पोजेशन दिखा रहा है। वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर्स आइडियाज, मतलब हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। राहुल एंड रोहन लाइक ईच अदर्स ओपिनियंस। अब टिपिकली यहाँ पे दो नेम मेंशन कर रहा है राहुल और रोहन का, तो अब हमें जस्टिफाई हो गया कि बात हो रही है दो की बात हो रही है, तो फिर वहां पे ईच अदर्स ही लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट थोड़े से एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, या एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया कंपाउंड नाउन्स का, फिर ये चैप्टर हमारा डन हो जाता है आज, राइट। फोर्थ एक एरर लिखा हुआ है पूरा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी।
तो अब ऑल की बात कर रहा है तो मतलब प्लूरल में बात कर रहा है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ तो हम पोजेशन नहीं दिखा रहे हैं। क्या यहाँ पे लॉ के बाद कोई नाउन आ रहा है? नहीं आ रहा है, वर्ब आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पोजेशन नहीं है। तो जब हम सिंपल प्लूरल करने की बात करते हैं तो हमें पता है ए पार्ट यहाँ पे रॉन्ग बन जाएगा बेटा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। यहाँ पे प्राइमरी नाउन को आपको प्लूरल करना होता है। जो मेन वर्ड होता है, जो रूट वर्ड होता है, उसमें आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है इसकी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि ऑल इज सिस्टर इन लॉज कार्स, राइट, ठीक है, तो फिर आगे आगे नाउन होता है तो फिर आप लॉ पे मतलब लॉज पे एपोस्ट्रोफी एस को यूज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। अब ये जो सवाल है इसमें मैंने ऑप्शन क्यों नहीं डाला है, क्योंकि इस सवाल के दो आंसर हो सकते हैं। क्राइटेरिया आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म है, या तो आप यहाँ इस की जगह आर कर दो, राइट, और अगर आप यहाँ पे इज लिखना चाहते हो तो यहाँ क्राइटेरियन कर दो। सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर नाउन लगा दो, प्लूरल नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब लिख दो। अब ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहा है हमें सिलेक्शन का। अगर एक ही क्राइटेरियन होगा तो आप यहाँ क्राइटेरियन कर सकते हो, ठीक है, और अगर सिलेक्शन के बहुत सारे प्लूरल में क्राइटेरिया है तो आप इसको काट के वहां पे आर कर सकते हो, राइट, ये देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप आर कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन का हमें मान के चल सकते हैं कि सिलेक्शन का कोई एक टिपिकल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो चेंज यहाँ पे आप वर्ब को करके आए एग्जाम में। नेक्स्ट an earthquake is a natural phenomena and it is very difficult to get control over it, right? An earthquake, जब हम समझ गए हैं कि earthquake मतलब एक भूचाल की बात कर रहा है, ठीक है, भूकंप की बात कर रहा है। एन आर्टिकल मतलब सिंगुलर में लगता है। जैसे आप बोलते हो आई हैव एन अम्ब्रेला, तो मतलब आप बोल रहे हो कि मेरे पास एक अम्ब्रेला है, राइट। तो एन आर्टिकल से हमें जस्टिफाई हो गया कि एक की ही बात कर रहा है। तो आगे इज से भी पता लग रहा है, तो फिर यहाँ पे नेचुरल फिनोमिनन होएगा। फिनोमिना का प्लूरल क्या होता है बेटा? फिनोमिना का प्लूरल क्या बताया था मैंने, कैसे बताया था? ओ एंड एन लिख देंगे सिंगुलर में, ए को ड्रॉप करेंगे और उसकी जगह ओ एन लिख देंगे, तो ये सिंगुलर फॉर्म है। जैसे क्राइटेरियन प्लूरल में क्राइटेरिया, फिनोमिनन प्लूरल में फिनोमिना। तो ये कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, राइट। तो बोला एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल ओवर इट। सिंगुलर में बात कर रहा है तो हमें वी हैव टू पुट ओवर हियर सिंगुलर नाउन, राइट, दैट इज व्हाई यहाँ पे फिनोमिनन बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। अब आप जानते हो ये आगे जाके पढ़ेंगे, वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ेंगे। अ नंबर ऑफ के साथ अ नंबर ऑफ बुक्स बोलते हैं, अ नंबर ऑफ बॉयज बोलते हैं, इसलिए फिर यहाँ क्या कर रहा है, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस कर रहा है। अब जबकि आपको मैंने बता दिया क्राइटेरियन हमारा सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर फॉर्म है क्राइटेरियन। इसका प्लूरल फॉर्म क्या क्राइटेरियंस होता है? क्या मैंने अभी आपको क्राइटेरियन बताया? नहीं। क्या होता है प्लूरल? क्राइटेरिया होता है, CRITERIA। सो क्राइटेरिया होना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लूरल। रेफरेंस में लिखना चाह रहा है तो यहाँ पे क्राइटेरियन की जगह क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे होगा क्राइटेरिया। क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है, ना कि क्राइटेरियंस होता है। कम टू द नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है, ही वाज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल मेडिसिन वंस अ डे। अब आपसे मैं पूछूं कि स्पून का प्लूरल क्या होता है? आपसे मैं पूछूं स्पून का प्लूरल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्पून का प्लूरल क्या हमें आता नहीं है? स्पून्स होता है, और क्या होता है? स्पून्स हो जाएगा। स्पून का तो स्पून्स ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्पून्स फुल बोल रहा है, तो अब आपको यहाँ पे मेन रूट वर्ड देखना पड़ेगा। ये कंपाउंड नाउन होते हैं जो दो शब्दों को मिला के बनते हैं, राइट। क्योंकि ये कंपाउंड नाउन बन चुका है तो यहाँ पे स्पून हमारा मेन वर्ड नहीं है बेटा, फुल यहाँ मेन वर्ड है। इसका एरर बी पार्ट में बनेगा, ठीक है, और इसके एरर में आप यहाँ पे करें, यहाँ पे हमारा होगा राइट आंसर स्पून्स फुल। स्पून्स फुल लिख रहा है तो ये हो जाएगा आपका एस, ये कटेगा और ये लगेगा एंड में। इसका प्लूरल ऐसे बनता है स्पून फुल्स होता है, फुल यहाँ मेन वर्ड है, ठीक है। स्पून यहाँ पे मेन वर्ड नहीं है, रूट वर्ड यहाँ पे फुल है, तो आप फुल में एस लगाओगे, उसकी प्लूरल फॉर्म करोगे। नाइन्थ बोल रहा है ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। ऑल द गर्ल स्टूडेंट, तो क्या यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट होगा? गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल क्या करोगे आप? गर्ल्स स्टूडेंट्स करोगे या गर्ल स्टूडेंट्स करोगे? तो यहाँ पे मेन वर्ड हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही प्लूरल होगा, गर्ल को प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर बन जाएगा बेटा यहाँ पे ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, राइट। ये सारी जो गर्ल स्टूडेंट्स है तो गर्ल स्टूडेंट्स बोलेंगे, स्टूडेंट मेन वर्ड है, रूट वर्ड यहाँ पे स्टूडेंट है, उसी को प्लूरल किया जाएगा। नेक्स्ट, 10th बोल रहा है कमांडर इन चीफ्स। अब ये फिर से कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन है। कमांडर एक वर्ड है, नाउन है। कमांडर का अगर आपको अकेला कमांडर का प्लूरल करना है तो आप कमांडर्स करोगे, चीफ का प्लूरल करना है अकेला तो आप चीफ्स कर दोगे। लेकिन ये एक ही बन के आ रहा है, ये तीन शब्दों को मिला के टर्म बनी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन कंस्ट्रक्शन होती है, राइट। और कंपाउंड नाउन में आपको यही देखना होता है कि मेन वर्ड कौन सा है,
मेन वर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे उसको प्लूरल फॉर्म में लेके जाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे चीफ हमारा मेन वर्ड नहीं है बेटा, कमांडर इन चीफ का प्लूरल होता है कमांडर्स इन चीफ। तो एरर बनेगी ए पार्ट में, इंस्टेड ऑफ कमांडर इन चीफ इट शुड बी कमांडर्स इन चीफ, राइट बनेगा। कमांडर्स इन चीफ आर अमंग दोज हु हैव टू परफॉर्म देयर वर्क वॉचफुली, राइट। तो यहाँ पे कमांडर्स प्लूरल बनेगा, और तभी ये देयर लिख रहा है आगे, और आगे आर भी लिख रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे कमांडर्स की बात कर। चलिए 11 देखिए, बोला शी वॉज ग्लेरिंग एट ऑल द पासर बाइज हु वर क्रॉसिंग थ्रू दैट वे नियर द रेलवे स्टेशन। अब फिर से ये मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं बेसिकली कंपाउंड नाउन्स के भी, राइट। और कंपाउंड नाउन्स के मैंने सारे प्लूरल एंडिंग वाली स्लाइड में रखे हैं ये, तो वहां पे आपको सारे क्लियर कर दूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। ही शी वॉज ग्लेरिंग एट ऑल द पासर बाइज। अब देखो पासर, पासर का अकेला, पासर के साथ आगे क्या लिख रहा है, पासर बाय, बाय ये एक वर्ड होता है, और ये बोलते हैं राहगीर को, ठीक है। जो राहगीर होते हैं, जो रास्ते पे चलते रहते हैं, राहगीर को पासर बाय बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है मैंने आपको बताया दो शब्दों को मिला के बन रहा है, तो ये कंपाउंड नाउन का मिक्सचर है, कंपाउंड नाउन है बेसिकली। तो अब आपको यहाँ पे रूट वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि रूट वर्ड यहाँ पे कौन सा है, मेन वर्ड क्या बाय है यहाँ पे या पासर है। तो यहाँ पे मेन वर्ड हमारा पासर है, ना कि बाय है, राइट। तो इसका एरर बनेगा हमारा बी पार्ट में, यहाँ पे बाय इसका एस इसको हटाइए और यहाँ पे पासर के साथ लगा दीजिए। So she was glaring at all the passers-by who were crossing through that way near the railway station. Next, 12th बोला the committee is divided over the issue of his appointment and this has resulted in much rancor among its members. तो ये बात मैंने आपको नाउन के पार्ट 1 में भी बताई थी, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े एक दो क्वेश्चन रिपीट मारे हैं इस पार्ट 3 में। तो ये इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कलेक्टिव नाउन्स का कॉन्टेक्स्ट बताया था स्टूडेंट्स की कलेक्टिव नाउन जब भी डिवाइडिंग में यूज होता है, कॉमिटी है, ज्यूरी है, ऑडियंस है, टीम है, राइट। तो हमेशा जब डिवाइडिंग में, विभाजन में बात कर रहा है, तो उसके साथ आपको वर्ब लगानी है बेटा, वहां पे हमेशा ही आर। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा द कमिटी आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मच रैंकर। रैंकर का मीनिंग होता है बेसिकली डिसलाइक, डिसअपॉइंटमेंट। अब जब कमेटी विभाजित होगी तो उसके मेंबर्स में तो डिसलाइक आएगा ना, डिसअपॉइंटमेंट आएगा अमंग इट्स मेंबर्स। सारे निराश होते हैं जब कोई चीज विभाजित होती है, दो पार्टनर मिलके बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन जब वो विभाजित हो गए, अलग हो गए, ठीक है, उनके बीच में झगड़ा हो गया, तो सारे दुखी होते हैं उस चीज से, है ना। मिलजुल के रहते हैं तो खुशी होती है। चलिए 13 बोरा आई वुड लाइक यू टू मीट माई कजन ब्रदर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टेट्स, राइट। तो स्टेट्स का मतलब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से लेना चाह रहा है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है ये, राइट। और इसका बनेगा हमारा एरर इज इन बी पार्ट इंस्टेड ऑफ कजन ब्रदर इट शुड बी कजन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कजन के अंदर ही ब्रदर और सिस्टर होता है। जब भी आप कजन बोलते हो तो कभी भी आप उसके साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं करोगे, राइट। तो कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लिखा जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैन लिख रहा है, अब मैन दोज मैन लिख रहा है, ठीक है। तो दोज के साथ क्या बॉय बोलोगे, आप बोलोगे दोज बॉयज। तो ए पार्ट यहाँ पे बनेगा, बी पार्ट हमारा एरर यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोज मेन। यू आर अमंग दोज मेन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला टू समन्स हैव बीन issued by the court but he hasn't yet appeared before the court। अब आप तो सोचोगे सर टू लग रहा है तो समन्स प्लूरल है, ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखना इसका। समन्स कभी भी प्लूरल नहीं होता, समन्स का प्लूरल करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। समन्स का मीनिंग क्या होता है, लीगल नोटिस। जैसे कोई जैसे एक पार्टी, मान लो दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो एक पार्टी स्टे ऑर्डर निकालती है या समन्स निकलवाती है सामने वाली पार्टी के लिए, तो लीगल नोटिस जो घर को आते हैं। तो टू लगा रहा है, जैसे टू के साथ आप बॉयज बोलोगे, आप सोचोगे टू बॉयज होता है तो टू समन्स लिख तो रहा है, बट एक्चुअल में समन्स सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है। जब इसका प्लूरल करोगे तो आपको यहाँ ईएस लगाना पड़ेगा। समन्स का प्लूरल समन्सिस होता है, ध्यान रखना समन्सिस होता है इसका प्लूरल। और ये बड़ा आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कभी हमने सुना नहीं है, बट आप चाहे चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। समन्स का प्लूरल एक्चुअली समन्सिस होता है बेटा, ये डीप कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ए पार्ट गलत है इसका। 16 पे चलो, द शीप्स of the wheat plants were too heavy for the weak farmer to carry them on his head, right। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है बेटा, कॉन्सेप्ट डाला नहीं यहाँ पे। शीप्स बोल रहा है यहाँ पे ए पार्ट में, जैसे आपको पता है वाइफ का प्लूरल क्या होता है, वाइफ का प्लूरल क्या होता है बेटा, वाइफ का प्लूरल क्या होता है, वाइफ्स होता है।
सभी जानते हैं वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है, नाइफ का प्लूरल नाइफ्स होता है, काफ का प्लूरल काफ्स होता है। तो ये जो शीफ होता है इसका मतलब होता है बंडल ऑफ व्हीट। व्हीट आगे यूज भी कर रहा है, बंडल ऑफ व्हीट को शीफ बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे शीफ का प्लूरल गलत लिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था शीप्स। राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे दैट इज शीप्स। इस तरह से बनेगा। तो शीप का प्लूरल शीप्स होता है, ना कि शीप्स होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे कैसे मेन वर्ड को आपको पकड़ना होता है, वो मैंने 2-3 स्लाइड्स में इनमें आपको यहाँ पे कवर क्लियर कर दूंगा। तो बोला नाउन प्लस नाउन मिलके हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं, दो नाउन जोड़ते हैं आपस में तो भी कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे क्लास और रूम, रूम भी एक नाउन है, क्लास भी एक रूम है। जब आपने क्लासरूम बोल दिया तो फिर वो कंपाउंड नाउन का मिश्रण हो गया, राइट। एडजेक्टिव और नाउन मिलके भी आपका कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे चीफ आपका एडजेक्टिव है, मिनिस्टर आपका नाउन है, तो चीफ मिनिस्टर जब दोनों बने तो फिर वो एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके कंपाउंड नाउन हो गया। फिर वर्ब के साथ भी इसका मिश्रण होता है, वर्ब प्लस नाउन भी मिलके दोनों जो है कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं। जैसे स्विमिंग पूल बोलते हैं, तो स्विम एक वर्ब है और पूल आपका नाउन है, तो वर्ब प्लस नाउन इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन, और नाउन प्लस नाउन इज ऑल्सो इक्वल टू आपका कंपाउंड नाउन, राइट। नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पे जो मैं आपको अभी एरर में बता रहा था जो बात, वो यहाँ पे भी मेंशन है। बोला इस केस में हम प्लूरल बनाते हैं हमेशा ही मेन वर्ड, राइट, या रूट वर्ड। रूट होता है जो जड़ होती है, मतलब जो रूट वर्ड है, मेन जो मुख्य जो वर्ड है उसको प्लूरल करते हैं। जैसे बोला मदर इन लॉ, मैंने आपको बताया सिंपल प्लूरल करना होगा तो आपको प्राइमरी नाउन को ही प्लूरल करना है। तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा बेटा, मदर्स इन लॉ, सही लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि इन लॉ नहीं बोलते, इन लॉ का प्लूरल क्या होता है, इन लॉज होता है, तो आप ऐसे बोल दो इन लॉज, राइट। मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ हो जाएगा, इन लॉज, इन लॉ में इन लॉ का प्लूरल जो है इन लॉज होगा, मतलब इन लॉ कोई वर्ड नहीं होता, इन लॉज ही हम बोलते हैं हमेशा। नेक्स्ट, सेम वही बात बोल रहे हैं, प्लूरल मेन वर्ड को बनाना है आपको। जैसे पासर बाय का एग्जांपल दिया था आपको, तो मुख्य जो वर्ड है हमारा वहां पे पासर है, तो इसलिए फिर आगे क्या लिख रहा है, पासर्स बाय, राइट। ऑन लुकर, इसको चाहे आप ऑन लुकर बोल लीजिए, चाहे आप इसको लुकर ऑन बोल लीजिए। और लुकर ऑन होते हैं बेसिकली स्पेक्टेटर्स, जो दर्शक होते हैं उनको लुकर ऑन बोलते हैं। नाउन फॉर्म है, ध्यान रखना, ऑन लुकर बोलो चाहे लुकर ऑन बोल लीजिए, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो इसका जो मुख्य वर्ड है वो लुकर है, इसलिए इसको प्लूरल में क्या कर रहा है, ऑन लुकर्स, राइट। कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल आपको बता दिया कि इसमें चीफ जो है मुख्य वर्ड नहीं है, कमांडर ही इसमें मुख्य वर्ड है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ड क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ, राइट। टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेड सर्वेंट। अब मेड सर्वेंट होते हैं, जो फीमेल सर्वेंट होती है उसको बोलते हैं बेसिकली मेड सर्वेंट। तो मेड सर्वेंट का जब आप प्लूरल करोगे तो मेड सर्वेंट का प्लूरल हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। सर्वेंट यहाँ पे मुख्य वर्ड है स्टूडेंट, तो सर्वेंट्स बन जाएगा, ठीक है। स्टेप सन, अब स्टेप सन का जो मुख्य वर्ड है वो सन है, ना कि स्टेप है। स्टेप होता है बेसिकली सौतेले बेटे को बोलते हैं स्टेप सन, सौतेले बेटे को हम स्टेप सन बोलते हैं। तो इसका जब प्लूरल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, स्टेप सन्स, क्योंकि सन हमारा यहाँ पे मुख्य वर्ड है तो सन्स हो जाएगा। अब बुक फेयर, अब किताबों का मेला, फेयर होता है मेला, बुक होता है बेसिकली आपका किताबें। अब बच्चा नॉर्मली यहाँ पे सोचेगा, इसमें गलती होने के चांस होते हैं, बुक फेयर में ध्यान रखना। बच्चा सोचेगा किताबों का मेला, तो बुक तो बच्चा सोचेगा नाउन है, बट एक्चुअली बुक यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है और फेयर आपका यहाँ पे नाउन है, राइट। और जो एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जो एडजेक्टिव होते हैं ना उनके कभी प्लूरल नहीं होते, एडजेक्टिव के कभी प्लूरल नहीं होते। वैसे अकेला बुक तो आपका नाउन है, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड नाउन में लग के आ रहा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन। जब आप बुक फेयर बोल रहे हो तो फेयर यहाँ पे मुख्य वर्ड है, तो फेयर्स करेंगे हम, बुक यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के कभी प्लूरल फॉर्म होते नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैन सर्वेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इन शब्दों का ध्यान रखना स्टूडेंट्स। जैसे मैन सर्वेंट है, तो हो सकता है कि आप पेपर में सोचोगे कि मैन का प्लूरल आपने मेन कर दिया और सर्वेंट का नहीं किया। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनके दोनों ही वर्ड आपको प्लूरल करने पड़ते हैं, जैसे मैन सर्वेंट और वुमेन सर्वेंट का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे मैन सर्वेंट का प्लूरल देखो मेन भी कर रहा है और आगे सर्वेंट का भी कर रहा है सर्वेंट्स। तो ये दो ऐसे नाउन है जिनकी दोनों ही वर्ड प्लूरल किए जाते हैं, तो मेन सर्वेंट्स और वुमेन सर्वेंट का प्लूरल क्या करोगे, वुमेन सर्वेंट्स।
तो ये दोनों वर्ड हमेशा ध्यान रखना आप। स्पूनफुल तो बता दिया मैंने आपको, ये पीछे भी आया था कि स्पून का प्लूरल स्पून हो सकता है, बता दिया आपको, एरर की फॉर्म में भी था, एरर का सवाल भी डाला था। स्पून का प्लूरल स्पून हो सकता है, लेकिन जब आप स्पून फुल बोलते हो तो फुल वहां पे मेन वर्ड होता है, और आपको उस फुल के साथ जो है क्या करना है, उसका प्लूरल फॉर्म लिखना है, दैट इज स्पून फुल्स। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मतलब जो चम्मच है वो भरा हुआ चम्मच है, तो फुल यहाँ पे हमारा मुख्य वर्ड है, उसके आधार पे हम फुल के साथ एस लगाएंगे, ना कि स्पून के साथ लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन, सेम वही कॉन्सेप्ट गोइंग ऑन है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हैव्स एंड हैव्स नॉट, ठीक है, ये इडियम है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, राइट। बेसिकली जो हैव्स होते हैं ये इनकरेक्ट लिख रहा है, कई बार जो एग्जामिनर है उसकी मर्जी है स्टूडेंट्स, वो कैसे मतलब आपको उलझाता है, ठीक है, वो कई बार एरर में ही इडियम्स के कॉन्सेप्ट भी डाल देता है, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, हैव्स एंड हैव्स नॉट लिख के दिया था, जबकि जो भी इडियम है, अब आपको इडियोमेटिक लैंग्वेज पे भी थोड़ा इडियोमेटिक नॉलेज पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इडियम्स का कॉन्सेप्ट एरर की फॉर्म में डाल के दे देता है, ठीक है। अब बोलेगा द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव्स नॉट, ऐसे दे देगा आपको पेपर में। तो आपको वहां पे डिटरमाइन करना आना चाहिए कि हैव्स एंड हैव्स नॉट तो नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर बनेगा इसका बेटा, राइट, हैव्स तो ठीक लिखा है, लेकिन ये जो हैव्स नॉट बोल रहा है ना, तो यहाँ पे मुख्य वर्ड आपका नॉट है, और हैव्स नॉट में हैव्स मुख्य वर्ड नहीं है, हैव मुख्य वर्ड नहीं है, नॉट मुख्य वर्ड है, क्योंकि हैव्स का मतलब होता है बेसिकली, हैव्स मींस मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, अमीर लोगों को हैव्स बोलते हैं, और जो हैव नॉट्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली गरीब लोग। तो मतलब हैव नॉट्स जिनके पास नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो नॉट यहाँ पे मुख्य वर्ड है, ना कि आपका हैव यहाँ पे मुख्य वर्ड है, इसलिए इसका राइट बनेगा हैव्स एंड हैव नॉट्स, राइट। तो कंपाउंड नाउन्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा नाउन मतलब कौन सा वर्ड रूट वर्ड है, ठीक है, मुख्य वर्ड कौन सा है, जैसे कमांडर्स इन चीफ वाला एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पूनफुल्स, जो मैं तो राइट बोल रहा हूँ, स्पूनफुल्स ही होता है, कमांडर्स इन चीफ ही होता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ सिंपल प्लूरल करना होगा तो ब्रदर्स करना है, ब्रदर्स प्राइमरी नाउन को प्लूरल करना होता है, ठीक है, बाद वाले को नहीं प्लूरल करते हैं। लेकिन जब आप पोजेशन शो करते हैं तो फिर ऐसे बोलोगे दिस इज माय ब्रदर इन लॉज कार, राइट। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे, जो आज का सेशन हमारा रहा मुख्य, ठीक है। तो नाउन हमारा यहाँ पे जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो ये पहला चैप्टर है नाउन, ये बेसिकली यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैंने अपने एंड से मोस्टली कॉन्सेप्ट इन 3 सेशंस में कवर किए हैं। सेकंड जो चैप्टर स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा टिपिकली हमारा प्रोनाउन के ऊपर, और प्रोनाउन तो फिर थोड़ा सा नाउन से भी बड़ा चैप्टर है, टिपिकली ग्रामर का स्ट्रक्चर वहां पे अप्लाई होता है, राइट। तो धीरे धीरे करते चले आप, ठीक है, और प्रैक्टिस पे बिलीव करना है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो डिफरेंट बुक से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।